प्यारे साथियों नमस्कार, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं अपने जनरल स्टडी का वो क्लास जहां पे हमने कल खत्म किया था। एक्चुअल में जो हमारे थंबनेल में दिख रहा है, थंबनेल में कुछ करेक्शन है कि ये पार्ट 3 की जगह पे पार्ट 2 होना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको आगे सुधार लेंगे। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 यानी सिटीजनशिप हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया है अभ्यास कार्यक्रम, जिसके तहत हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और विशेषकर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए लाए हुए हैं अभ्यास कार्यक्रम, जिसमें फ्री सभी के लिए कंप्लीट जनरल स्टडी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और साथ में आपको डेली करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। तो इस करंट अफेयर और जो जनरल स्टडी प्रोग्राम है ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका लेवल आपको देखेंगे तो ये चीजें आपके लिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल का है। तो मैं सुधांशु तिवारी, जो कि करीब 8 सालों से पढ़ने और पढ़ाने में विभिन्न कोचिंगों में मैं पढ़ा चुका हूं, तो अपने इस अनुभव के द्वारा आपके लिए लेके आया हूं, जिसका उद्देश्य ये है कि ऐसे व्यक्ति जो कि चाहते हैं, जिनके पास में लाखों रुपए प्राइवेट कोचिंग में देने या फिर इतना समय नहीं है कि वो जा करके क्लास करे, ऐसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। तो आप सभी लोग सेशन को लाइक करिए, अपने विचारों को कमेंट करिए, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमारा जो मनोबल है वो बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छे बेहतरीन प्रोग्राम ला सके। आपका जीएस कंप्लीट होने के बाद में हम सीधे एक चीजें आपके लिए वो सारी चीजें लेके आएंगे जो बड़ी कोचिंग लाखों रुपए लेकर भी आपके लिए नहीं करती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सफर को, जहां पे हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो नागरिक कौन है? तो नागरिक वह व्यक्ति है जिसे उस देश द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ने की, जैसे वोट देने की, जैसे सरकारी नौकरी करने की, जैसे राज्य के खिलाफ प्रश्न उठाने की। इन सभी चीजों को क्या दिया जाता है? एक विशेष अधिकार दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। तो भारत में ये जो नागरिकता है, ये भारत के नागरिक कौन होंगे, हम भारत के लोग कौन होंगे, इसके निर्धारण के लिए भारतीय संविधान सभा ने भाग 2 में नागरिकता को विधिवत परिभाषित किया और कहा कि नागरिकता को कुछ हम चीजें यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में नागरिकता के लिए जो कानून बनाने का काम है वो संसद साधारण बहुमत से कभी भी कर सकती है। संसद समय समय पर यह निर्धारित कर सकती है कि भारत के नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी या कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। आइए एक शॉर्ट में पहले देखते हैं और बाद में एक आर्टिकल पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 12 तक, ये जो अनुच्छेद 11 तक ये जो भाग 2 है, उसमें एक की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान प्रवास करने वाले नागरिकों के अधिकार की बात करता है, नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में भारत से जो कुछ लोग गए हैं उनके नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर के लोगों के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके नागरिक अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 9 जो भारत में किसी विदेशी राज्य से जो नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, उसकी बात करता है। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों में निरंतरता की बात करता है और आर्टिकल 11 कहता है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन करेगा। तो ये रहा हमारा शॉर्ट में आर्टिकल 11 तक की जो हमने बातें की हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 5 की बात करते हैं, जहां पे संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसकी बात करते हैं। तो जो पहला आर्टिकल, जो पहली इसमें बात कही गई है, जो भारत में 1935 में परिभाषित जो भारतीय राज्य क्षेत्र है उसमें पैदा हुआ कोई व्यक्ति है।
या जिसके माता पिता या उसमें से कोई एक भारत में पैदा हुए हो, माता या पिता या दोनों में से कोई एक। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि माता पिता यदि दोनों हैं तब तो वो व्यक्ति भारतीय है, लेकिन माता या पिता दोनों में से एक भारतीय है, एक विदेशी है, और अगर जो विदेशी है वो लीगल रूप से भारत में आया है तभी उसका बच्चा भारत का नागरिक होगा, अन्यथा उसका बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो बच्चा एक ऐसे व्यक्ति से पैदा हुआ है जिसकी माता तो बांग्लादेशी है जो कि तारों के नीचे से भारत में आई है, लेकिन जिसका पिता जो है भारतीय है तो वह व्यक्ति भारतीय नहीं होगा क्योंकि उसकी माता भारत में अवैध प्रवास करके आई हुई है। यानी माता पिता या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा भारत में इलीगल माइग्रेंट ना हो, तभी बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और अगला है ऐसे जो प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हो, यानी संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहे हों, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये है आपका जो आर्टिकल 5 की बात करते हैं उसकी बात ये है। अब आते हैं आर्टिकल 6 पे। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। कहता है कि अनुच्छेद 5 की किसी बात को होते हुए अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में सम्मिलित है क्षेत्र वहां से प्रवेशन करके, आप जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो भारत का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रहसन माना गया। तो जो पाकिस्तान से चलकर भारत में आए और उन्हें जो है कहा गया कि उन्हें किन किन शर्तों पर भारत में पैदा माना जाएगा, तो कहा गया कि वह व्यक्ति उसके माता पिता या उसमें से उसके दादा दादी, ठीक है, माता पिता, ठीक है, पितामह पितामही, मातामह मातामह यानी दादा दादी नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ और जैसा कि भारत का क्या वो किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत जो परिभाषित किया गया उसमें पैदा हो और ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आ चुका। एक तो पहला 1935 के परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी रहा हो और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका हो, भारत के राज्य क्षेत्र तक में पहुंच चुका हो। इससे क्या है, उन्हें भारत की नागरिकता जो है रजिस्ट्री के द्वारा प्राप्त मानी जाएगी, यानी उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह आया और कम से कम 6 महीने भारत में नहीं रहा, यानी इस डेट को आने के बावजूद आपको 6 महीने भारत में रहना है। इस डेट से पहले आना है और 6 महीने भारत में रहना है, तब तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे, अन्यथा भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। तो ये रहा पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात, ठीक है, जो हमने यहाँ आर्टिकल 6 में कही थी। अब पाकिस्तान में कुछ प्रवासी नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं, नागरिकता के अधिकार। तो कहा गया कि अनुच्छेद 5(6) में किसी बात को होते हुए भी कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, डेट याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से या उस राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर चुका हो पर जो पाकिस्तान में सम्मिलित है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी जो ऐसा व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जो सम्मिलित है वहां से छोड़ करके वो पाकिस्तान चला गया तो अब वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान तो गया लेकिन वहां से 6 महीने के अंदर भारत आ गया, ठीक है, ये चीजें। अब चलते हैं
ये रहा आर्टिकल 7। अब आते हैं आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले। अभी केवल हम संविधान के दायरे में चल रहे हैं बेटा, केवल संवैधानिक स्थिति को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भारत से बाहर अनुच्छेद 5 की किसी बात की होते हुए, यानी माता पिता या मातामही पितामही पितामह मातामह, ठीक है, दादा दादी नाना नानी, परदादा परदादी परनाना परनानी, यानी जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, जो भारत, जो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत है, उसमें सामान्य तौर पे रह रहा है और भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि भारत के राजनयिक या काउंसिल प्रतिनिधि के द्वारा भारत के नागरिक रजिस्टर में उसका नाम किया जाए। यानी जब भारत अपना एनआरसी बनाएगा, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी, तो अगर उसमें उसका नाम उसने अपना जुड़वा लिया तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 8 पर। तो अनुच्छेद 8(5) में किसी बात के होते हुए भी अगर नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, मातामही पितामही, मातामह पितामह, ये सभी लोग में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो और वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तभी उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी देश से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य में जाकर के कोई वहां से उपाधि ले लेता है, कोई ऐसा सम्मान ले लेता है जो भारत से पूछा नहीं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसे नोबेल प्राइज मिल रहा है या रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो जाकर के वहां पर वो पुरस्कार ले सकता है, अदरवाइज वो पुरस्कार नहीं ले सकता। अगर वो पुरस्कार लेता है, ठीक है, तो उसकी उपाधि समाप्त मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है जो किसी विदेश में जाकर के वहां से कोई उपाधि धारण कर लेता है, तो भी भारत में जैसे ही वो पहुंचा, भारत की नागरिकता उसकी खत्म कर दी जाएगी। यानी आपको मिल गया, मान लीजिए अमेरिका गए, आपको कोई उपाधि मिल गई, आपने राष्ट्रपति से बिना पूछे उस उपाधि को धारण कर लिया। अब उस उपाधि को धारण करके आप जैसे ही भारत में प्रवेश किए, एयरपोर्ट पे आपसे आपका क्या मांगा जाएगा, पासपोर्ट। तो आप कहेंगे हम तो भारत के नागरिक हैं, हमारा तो भारत का पासपोर्ट होगा। क्या नहीं, आप भारत के नागरिक नहीं रहे, क्योंकि आपने अमेरिका में क्या कर लिया है, एक उपाधि धारण कर ली है। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब आते हैं प्रत्येक नागरिक जो इन पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है, तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून से वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर एनआरसी की बात कर लेते हैं, तो एनआरसी बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। क्या है, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। बेसिकली ये क्या है, ये भारत में रहने वाले लोगों का एक डाटा है जो कि 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया, लागू किया गया, और वहां से हर 10 साल बाद इसका अद्यतन होता है, नहीं अपडेट होता है। ठीक है, हर साल क्या होता है, इसका अपडेट होता है। तो असम में 1951 में, यानी पूरी दुनिया, पूरे भारत में क्या हुआ, एनआरसी हुआ था 1951 में, और 1951 में एनआरसी में भारत के जितने सिटीजन थे उन सभी का नाम उस जो है नागरिक रजिस्टर में दर्ज किया गया। ठीक है, तो कहा गया कि हर 10 साल बाद हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, 1970 में हुआ ये कि 71-72 में कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आप बांग्लादेश जानते हैं, वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आप पाकिस्तान के रूप में आज जानते हैं,
तो वहां पर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा बहुत ज्यादा नरसंहार होने लगा। वो क्या था कि मुजिब वहां पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दो तरफ था। एक तो था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश जो आज का है वो भी क्या था, पाकिस्तान, ठीक है। तो हुआ ये कि वहां पे जो चुनाव हुए 1960 में 1968-69 में वहां पे चुनाव हुए। अब इस चुनाव के बाद में हुआ ये कि वहां पर जो क्या कहते हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां के एक व्यक्ति, नाम था उनका मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना जो अभी भाग करके आई हैं, जो भारत में राजनीतिक जो है शरणार्थी हैं। देखिए आप अगर देखा जाए, अगर मैं इस मैप पे बताऊं तो इधर होता था पश्चिमी पाकिस्तान और ये होता था पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ के एक व्यक्ति थे मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे। वे पाकिस्तान में जीत गए और जब पाकिस्तान में जीत करके ये पाकिस्तान में गए और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाओ, तो उन्होंने कहा कि एक बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। इन्हें वापस वहां से जेल में डाल दिया गया और फिर वापस से यहाँ जो है पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया गया। और इसके विरोध में आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां शुरू होती हैं, और जब ये रैलियां शुरू होती हैं तो यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, अपहोल्ड कर लेती है। और ये वही दौर है जब पाकिस्तान में जनरल याहिया खान ने सत्ता संभाली। और जब जनरल याहिया खान ने सत्ता संभाली तो उन्होंने क्या किया, इसको बड़ी सख्ती से निपटने के आदेश दिए। तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार करने का बहुत हद पार कर दिया। तो यहाँ से भाग भाग कर असम, पश्चिम बंगाल, इस जो सीमावर्ती राज्य हैं भारत के, वहां पर लोग आने लगे। तो जब वहां पर एक समय हुआ कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनसे जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे वे ज्यादा हो गए। 1972 में ये युद्ध होता है और हमने पृथक बांग्लादेश की स्थापना कराई। तो कहा गया कि बाद में वो गए नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में अगर बांग्लादेश और भारत की तुलना की जाए तो भारत उनकी तुलना में एक बेहतर कंडीशन में, बेहतर स्थिति में है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ के बहुत सारे लोग यहीं पे रह गए। अब इससे क्या हुआ कि जो है असम, बंगाल, उड़ीसा में क्या हुआ, इनके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ कि ये वापस नहीं गए। तो कहा गया कि 25 मार्च 1971 से पहले जो असम की जनसंख्या थी, हम उन्हीं को मूल रूप से भारतीय मानेंगे। अगर इससे पहले का आपका एनआरसी में नाम है, या आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपका राशन कार्ड है, यानी आप किसी भी तरीके से ये प्रूव करो कि आप 25 मार्च 1971 से पहले भारत में थे, तभी आप भारतीय माने जाओगे, अदरवाइज आप बांग्लादेशी मान लिए जाओगे। यही मुद्दा है एनआरसी का, ठीक है। एनआरसी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, वो जुड़ जाती है CAA, जिसमें कहा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कहा गया जो है अगर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान इत्यादि से जो अगर ऐसे व्यक्ति जो कि हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यानी मुस्लिम नहीं, मुस्लिम को छोड़ करके अगर वे लोग भारत आ गए हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो अगर मान लीजिए CAA हुआ और उसमें से 100 लोग ऐसे हुए जो भारत के नागरिक नहीं माने गए, यानी अब वो बांग्लादेश उन्हें वापस जाना है, इसमें से 20 लोग ऐसे हो गए जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी धर्मों के हैं। अब इनको क्या है, इनको CAA के थ्रू नागरिकता दे दी जाएगी, बकिया 80 लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेन प्रॉब्लम यही आई है और यही कहा गया, ये धार्मिक कानून के रूप में इसको देखा जाएगा। और यही जो है, हालांकि ये सही भी है, क्योंकि इन देशों में आप देखेंगे
तो जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई। ठीक है, तो ये चीजें हैं सीएए एनआरसी। और आपको एनआरसी को लागू करने के लिए आप देखेंगे कि 1985 में असम समझौता हुआ, जो अखिल असम छात्र यूनियन और अखिल असम गण संग्राम परिषद राजीव गांधी के नेतृत्व की सरकार के बीच में हुआ, और कहा गया कि एनआरसी होगा और लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो हालांकि अभी तक ये नहीं हुआ है, इसको लागू करने की भी बातें चल रही हैं। तो अब इसको जो लोग मान लीजिए एनआरसी हो गया, जो लोग उसमें नागरिक के रूप में साबित नहीं कर पाए वो लोग जो है न्यायपालिका जा सकते हैं, अवैध प्रवासी ट्रिब्यूनल में। ठीक है, अदालत उस पर सुनवाई करेगी। अगर अदालत को लगा तो अदालत उन्हें भारत में रखने का आदेश दे सकती है। इससे लाभ अगर देखा जाए तो जो भारत में जो रजिस्टर होगा उससे जो भारत में स्वदेशी निवासियों को और जो प्रवासी हैं उनको हम बेहतर तरीके से अलग कर पाएंगे। एनआरसी जैसे होगा तो हम सभी जनता के बायोमेट्रिक जानकारी अपने पास में रख लेंगे, और उसके बाद में जितने भी अवैध आव्रजक है यानी भारत में अवैध रूप से घुस आए हैं उनको हम प्रॉपर पहचान के उनके देश वापस हम भेज सकते हैं। इससे अवैध प्रवासन रोक के हम देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। आतंकवादी खतरे, जो जाली मुद्राएं हैं, जो इनके साथ में तमाम जो है एजेंसीज के भारत को अस्थिर करने के तमाम वो चलते हैं, उनको भी हम खत्म कर सकते हैं। भारतीयों को लक्षित करके उन्हें हम लाभ प्रदान कर सकते हैं। इससे जो अवैध प्रवासन है, जिन्होंने भारतीय पहचान पत्र जो है बना लिया है, अब उसे भी हम खारिज कर सकते हैं, और आगे से ऐसे लोगों को मतदाता प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बनवाने में आप जो है उनको समस्या आएगी। यानी भारत में एक बेहतर नागरिक कल्चर होगा। ठीक है, अब इसको लागू करने के लिए बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को क्या दिया है, दिशा निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक इसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे चलते हैं। तो वही जन्म के द्वारा, तो अब पंजीकरण की बात करें। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे? वो आवेदन, जिस दिन वो भारत के नागरिक बनने के लिए आवेदन कर रहा है उससे 7 साल पहले से वो लीगल तौर से भारत में रह रहा हो, और साथ ही साथ में वो किसी ऐसे देश का न हो जहां के नागरिक, जहां का देश, वो देश भारत के लिए नागरिक, भारत के नागरिकों के लिए नागरिक बनने की सुविधा न देता हो, शत्रु देश का न हो। ठीक है, उसके बच्चे हैं अवयस्क जो भारत के नागरिक बन चुके हैं, तो वो लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा। अगर पंजीकरण के द्वारा कोई भारत का नागरिक बना है और बाद में पता चला कि वह जानकारी गलत जानकारी दे करके या जानकारी छिपा करके या फिर जो नागरिकता के प्राप्त होने के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सजा प्राप्त कर लिया, ये 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन में से अगर कोई फुलफिल होता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं। अब तक अगर देखा जाए तो भारत में जो नागरिक अधिनियम है उसमें 6 बार संशोधन किया गया। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में, ये 5 बार चेंजेस किए गए। 86 में क्या हुआ कि यहाँ पे जन्म से नागरिकता संबंधी नियम बनाए गए और ये आवश्यक कर दिया गया कि जन्म के समय कम से कम दोनों में से यानी माता पिता या दोनों में से एक का नागरिक होना आवश्यक है और दूसरा अवैध आव्रजक न हो। ठीक है, 1992 में जो नियम और अधिक स्पष्ट कर दिए गए और कहा गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसका माता पिता या कोई एक भारतीय है तो वो नागरिक होगा, लेकिन जन्म के 1 वर्ष के भीतर वहां पे जो दूतावास है वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 2003 में माता पिता के अवैध प्रवासन के शर्त को और सख्त कर दिया गया, एनआरसी को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। 2005 में
जो है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें संशोधन किया गया और कहा गया, जैसे पहले था कि पहले 5 वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहा गया आप 7 वर्ष तक रहेंगे तभी भारत की नागरिकता आपको प्राप्त होगी। 2015 में कहा गया कि नागरिकता अधिनियम में अगर कोई व्यक्ति है जो विवाह से नागरिक बन रहा है तो उसे कम से कम 1 वर्ष तक फंक्शनल रिलेशन में रहना होगा। यानी मान लीजिए कि अगर आप गए रशिया और वहां से रशियन से शादी करके वापस आए, तो वो रशियन तुरंत भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त करेगी जब तक कि वो 1 वर्ष तक आपके साथ फंक्शनल रिलेशन में न रहे। ठीक है। 2019 में, जिसे आप सबसे रिसेंट में मान सकते हैं, जो सीए हुआ, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुसलमान हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को जो कहा गया कि 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये रहा कुछ भारत की नागरिकता से संबंधित कुछ शर्तें और कब कब संशोधन हुए। आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीप जाएंगे तो यहाँ से जो प्रश्न आए वो बहुत डीप नहीं आए हैं। आगे हम आज सैटरडे को इस बारे में पूरा जितना तब तक पढ़ा दिए होंगे सारे क्वेश्चन में लेकर आऊंगा आपके लिए। अगर भारत की नागरिकता की विशेषता कहा जाए तो यहाँ पे एकल नागरिकता, यानी आप भारत के ही नागरिक हो, आप किसी भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, केवल भारत के नागरिक हो गए। अगर किसी विदेश की भी नागरिकता आपने ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म। भारत के नागरिकों के लिए अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ठीक है। भारत में नागरिकता अगर समाप्त है अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली। ठीक है। अब आते हैं एनआरआई की बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो लोग भारत के हैं, कहते हैं ये भारत के नागरिक हैं और भारतीय पासपोर्ट पर विदेश जाकर के कमा रहे, यानी उनकी भारतीय नागरिक जो भारतीय पासपोर्ट पर एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन, ठीक, कितना 182 दिन या इससे अधिक भारत से बाहर रहे और इनके आर्थिक गतिविधि का केंद्र भारत से बाहर हो, तो आप उन्हें एनआरआई कह सकते हैं। यानी एनआरआई भारत का ही नागरिक है। जैसे दुबई गए कमाने, तो दुबई गए कमाने अगर वो 4 साल बाद आ रहे हैं तो 4 साल तक वो क्या है, एनआरआई। ठीक है। अब आते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता कुछ अपवाद सिचुएशन में लागू होती है। इसे कहते हैं समुद्र पारी भारतीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं ओसीआई। ऐसे विदेशी जो भारत, जिनके पूर्वज भारत में थे लेकिन गिरमिटिया प्रथा, जैसे भारत से अंग्रेज क्या करते थे, भारत से लोगों को ले जाते थे अफ्रीकन देशों में, वहां पे सोने के खदानों में काम करने के लिए भेज देते थे और वहां से सोना लेकर ब्रिटेन चले जाते थे। तो इस प्रणाली कहते थे गिरमिटिया प्रणाली, क्योंकि उन्हें जो है ना एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आपको 5 साल 6 साल में वापस लेकर हम आएंगे, लेकिन एक बार लेकर गए तो उन्हें कभी वापस नहीं लेके आए। वो लोग वहां गए, वहीं बस गए, वहीं शादी विवाह कर लिया, वहीं पे बच्चे उनके हुए, अब वे वहां पर बड़े जो है पदों को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भारत के साथ जोड़ने के लिए इसको पूरा किया गया, क्योंकि ऐसे लोगों को कहा जाए कि भैया आपका मूल भारत में है, भारत के प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है, नहीं ले देखिए आपको विदेशी कुछ पैसा वैसा देना है। तो भारतीय मूल के नागरिक पंजीकरण की अनुमति के लिए 1955 में संशोधन करके अगस्त 2005 में इसका ओसीआई परियोजना लागू किया गया। किसके द्वारा? अटल जी के द्वारा। विदेशी पासपोर्ट धारकों को दिया जाता है, जो भारत में बहुत बार आ जा सकते हैं और आजीवन वीजा भी इन्हें दिया जाता है। इनको दोहरी नागरिकता ये ले सकते हैं, अपने देश के नागरिक तो होंगे ही और भारत के ओसीआई होंगे। ठीक है। और जब ये आएंगे तो पहले पीआईओ था, पीपुल्स ओरिजिन इन इंडिया। ठीक है। पीआईओ, पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति, तो वो जब आते थे तो उन्हें अगर कहीं रह रहे हैं 15 दिन के ज्यादा रह रहे हैं तो उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें समय समय पर जाके पुलिस को बताना होगा। लेकिन यहाँ पे इसे छूट दिया गया और वर्तमान में लगभग 4.5 मिलियन से अधिक ओसीआई कार्ड धारक हैं, जिसमें अधिक संख्या अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में है।
पात्रता अगर देखें तो 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत के नागरिक या स्थिति को भारत की नागरिकता के लिए पात्र और जीवन साथी जो विवाहित हैं वो 2 वर्ष वो रह चुके हैं और अब वो बाहर रह रहे हैं। इनके कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे, कोई पद धारण नहीं कर सकते, कोई नौकरी नहीं कर सकते। केवल क्या कर सकते हैं, ये केवल कर सकते हैं भारत में व्यावसायिक जमीन खरीद सकते हैं, खेती नहीं कर सकते, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक काम शुरू कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे देखिए ओसीआई और एनआरआई के बीच में एक क्या कह सकते हैं कि तुलना दी गई है। ओसीआई जो विदेशी ही नागरिक है, केवल भारत का ओसीआई कार्ड रखा है, लेकिन ये भारतीय नागरिक है, केवल साल में 182 दिन या इससे अधिक विदेश में रह रहा है। अगर वीजा कहा जाए तो इसका मल्टीपर्पज वीजा है, आजीवन वीजा की सुविधा है। भाई ये भारत का ही पासपोर्ट रखा है तो इसको वीजा कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें चुनाव मतदान कोई अधिकार नहीं है और ये भारतीय है तो ये सब कुछ कर सकता है। ये केवल अनुसंधान, मशीनरी, पर्वतारोही, पत्रकारिता जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा जैसे गतिविधि को छोड़कर भारत में कहीं भी आने जाने की इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन भारत यहाँ पे देखिए जो भी भारत का नागरिक तो इसलिए सभी को वो अधिकार प्राप्त है। अब आते हैं प्रवासी नागरिक दिवस। तो 1915 में जो गांधी जी थे वो भारत लौटे जनवरी में, ठीक है। कब लौटे? 19 जनवरी को, 15 जनवरी को, कुछ ऐसे ही डेट मुझे याद नहीं आ रहा, 15 जनवरी, शायद 15 जनवरी को, ठीक है। चलो खैर 15 जनवरी मान लेते हैं। अभी मैं एक बार क्लियर कर लूंगा। तो 15 जनवरी को वो जो है 15 जनवरी 1915 को भारत में आए और उस दिन की याद में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं 2003 से। इसका उद्देश्य है भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों को योगदान पर प्रकाश डालना, विदेश में भारतीयों के बारे में बेहतर समझ विकसित करना, भारत के लक्ष्यों का समर्थन करना तथा विश्व भर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण की दिशा में कार्य करना, प्रवासी भारतीयों को अपनी पैतृक भूमि और सरकार से लोगों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना। 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस का प्रारंभ हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको प्रारंभ किया। अब 18वां प्रवासी भारतीय दिवस अगर देखा जाए तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ जो विदेश मंत्रालय ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत में किस देश में कितने जो है प्रवासी हैं। तो यूएसए, यूके, संयुक्त अरब अमीरात, ये देखिए सऊदी अरब, मलेशिया को, इतने जो है भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं जो उन देशों में रहते हैं, ठीक है। ये चीजें बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय क्या कर रहे हैं। तो एक तो भारत के आर्थिक सशक्तिकरण में और अधिक योगदान दे रहे हैं, जो भारत में धन प्रेषण, निवेश को वो बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भारतीय व्यवसायों से जोड़ करके भारत की विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा है और जो भारत की चुनौतियां हैं उनको सॉल्व करने में ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, विशेष तौर पर सहयोग कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए क्या क्या सरकार द्वारा पहल की गई। तो NRI के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं, भारत जानो कार्यक्रम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड योजना और भारतीय समुदाय कल्याण कोष, प्रवासी भारतीय केंद्र और प्रवासी भारत विकास फाउंडेशन, ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए इस सेशन में इतना ही करते हैं, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। नमस्कार।